म्यूट करवा दीजिए। अब तक कोई बोला नहीं है कि रिकॉर्डिंग कल बच्चों क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पता आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पे क्लास कैसे पहुंच गई होगी? हम लोग कॉल ही तो क्लास। हाँ, तुम लोग क्लास में थे, ये तो बात सही है। यानी कि रोमा कितनी स्वार्थी है, बाप रे। सर हम तो क्लास में थे सर, बाकी दुनिया जाए बाहर में। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत से बच्चों का पता है जॉब गोयर से, समझी? तो वो रात वात में जब उन्हें मौका मिलता है अपना तब देखते हैं। इसीलिए मैं क्लास जब फ्री होता हूं तो तुरंत उसको ऐप पे ले जाके करके मैं 8:30-9 बजे जाता हूँ। तो बहुत से बच्चे अलग अलग मतलब टाइम में आते रहते। कुछ आप लोगों के बीच में महान हस्तियां हैं जो मैं देखता हूं, 50-60 रहेंगे, कई बार 50, 52, 53, और फिर कुछ घटते घटते 50 हो जाएंगे, फिर 48 हो जाएंगे, फिर 44 हो जाएंगे। कल तो 30 हो गया था, कल 30 था। हाँ। तो बच्चे सोचते बाप रे कौन इतना लेक्चर झेल है, प्रमोद शर्मा का देख लेंगे बाद में, चलो भूख लगी हुई है, तो टाइम भी वही होता है। और एक और दूसरी खास बात होती है जो कई बार बच्चों के इंटरेक्शन से कुछ समझ में आया कि सर वो ऐसा है ना, हमारा नेट खत्म हो जाता है सर, हम क्या बताएं, फिर बाद में देखते हैं, नेट रिचार्ज कराते हैं रात के 12 बजे हम नया रिचार्ज। तो बच्चों की अलग अलग बातें होती। ठीक है रोमा, इतना स्वार्थी मत बनो कि हमें क्या हो सर, वो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। सर पढ़ना है तो देखिए 3 GB डाटा तो लगे कंपल्सरी हो, तो हो ही जाता है, सब कुछ सर आता है। तुमसे कोई नहीं जीत सकता देवी, क्षमा। हाँ, अरे भावना प्रधान बनो, तो भावना रखा करो दूसरे की। अब खाने के लिए अब क्लास को वाले भी है। अरे बेटा तो भी ठीक है, रोमा मोटी पार्टी है, शांत रहो भाई, अनिल शांत रहो। रोमा मोटी पार्टी है, वो उसके लिए कोई इशू नहीं है ना? तो वो एक अलग बात है, बट और बच्चों के लिए तो इशू होता है ना बेटा। चलो खैर, तो कल हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा। अब जरा एक और मेंस के एस्पेक्ट में, एक्सक्लूसिवली मेंस के एस्पेक्ट में चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक होगा वो है बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। आपका जो टॉपिक है अगला, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों थोड़ा सा आप लोग सोचो, क्या दुनिया के सभी भागों में आर्थिक गतिविधियां समान होती हैं? नहीं। सबसे पहले तो यहीं हम लोग शुरुआत करें, बेसिक से चीजों को समझें कि आर्थिक गतिविधि होती क्या है। दुनिया में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती, सुना होगा, राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, ये गतिविधि, वो गतिविधि। बट जो यहां पर हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई जो बात है वो है आपकी आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि ये क्या है भाई?
बहुत सिंपल भाषा में कहें तो आर्थिक गतिविधि या आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसके द्वारा मानव अपना जीविकोपार्जन प्राप्त करता है। क्योंकि जीवन में बच्चों मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आप देखोगे विभिन्न प्रकार से की जाती है। और जब इनकी आप पूर्ति जिन गतिविधियों से करते हो वही क्या है? आर्थिक गतिविधि। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए देखोगे भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ की कल्पना की गई है। 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरे नंबर पे कौन है? अर्थ। अर्थ बहुत, इसलिए कहा गया अर्थ प्रधान होती जग राखा, है ना। हालांकि कर्म प्रधान है, पर उसी में आगे फिर एक लाइन है जिसमें अर्थ की बात की गई है कि इस दुनिया में अर्थ का अत्यधिक महत्व है। अर्थ मतलब धन धान्य। तो ऐसे कार्य से धन धान्य आप प्राप्त करते हो, उत्पादित करते हो, और जब उत्पादित करते हो तो अपने पेट को, अपने और अपने आसपास से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका पालन पोषण करते। तो आर्थिक गतिविधियां लिखो। आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिनके द्वारा मानव अपना जीविकोपार्जन प्राप्त करता है, जीविकोपार्जन प्राप्त करता है। विश्व के अलग अलग भागों में भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां पाई जाती हैं। तेज लिखा करो। दिलीप माइक बंद करो। बेटा समझा दूंगा कि दिन ऐसा तुम्हारा अक्सर माइक ऑन रह जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप आर्थिक गतिविधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती। विशेषताओं के आधार पर आर्थिक गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं। जो तुम्हारे सिलेबस में दिया वैसे तो 4 प्रकार की मानी जाती हैं, कुछ बुक में 5 प्रकार की भी, बट आपके सिलेबस में 3 ही दिया तो मैं उसकी बात करूंगा। 3 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 प्राथमिक गतिविधि, नंबर 2 द्वितीयक गतिविधि, नंबर 3 तृतीयक गतिविधि। अब जरा आओ भाई हेडिंग दो प्राथमिक गतिविधि।
प्राइमरी एक्टिविटीज। ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं भाई? सुना होगा, मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों ने। क्या होती हैं? बोलो भाई। प्राथमिक गतिविधियां होती है संबंध भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। अच्छा, तो जैसे इसमें कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य सब इसमें आ जाएंगे। इसको डायरेक्टली अंजनी, अंजनी बताना चाहोगे? अनिल कुमार। सर इसमें कच्चे माल को प्राथमिकता दी जाती है। कच्चा माल का है? कच्चा माल तो सापेक्षिक होता है। अंजिम खान, अजीम खान, जी सर। बताओ। स्वीटी। सर, कृषि से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिक गतिविधियां कहते हैं। अच्छा, कृषि संबंधित। मैं पूछ रहा हूं स्वीटी से, तो कोई कौन बोल रहा है? मनीषा बोल रही है? हाँ, यस सर। तुमसे पूछा हूं मैं। विजय बताओ भाई। विजय। प्राकृतिक से जुड़ी हुई जो भी गतिविधि वो से प्राथमिक गतिविधि है। अच्छा, देख लो। ये स्वीटी कहां गई है? स्वीटी चतुर्वेदी बोल नहीं रही है। क्यों भाई? रोमा बताएगी। अब इसको बोलने का मौका मैं दे रहा हूं रोमा को। रोमा देखो गायब हो गई है। रोमा। अच्छा रेशमी बताओ भाई। ये शिवराज साहब कहाँ हैं? अब देखो सब गायब, एकदम शांत हो गए, बोलेंगे नहीं, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। बाप रे, या चुपचाप रहो। कहीं पे सांस भी ले ली ना तो सर पकड़ लेंगे। हाँ भाई, किसकी सांस आ रही है, इसलिए मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, है ना। वैसे टाए 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 टाए, हालांकि मैं देख रहा हूं 2 दिन से बड़े शांत चुपचाप बैठते हैं सभी। लिखो परिभाषा। प्राथमिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं, प्राथमिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें मानव प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे सीधे उपयोग कर अपना जीविकोपार्जन करता है। उपयोग कर अपना जीविकोपार्जन करता है। जैसे पशुपालन, मत्स्यन, कृषि, खनन, बागानी, कृषि, पशुपालन, बागानी, मत्स्यन, खाद्य संग्रहण, शिकार, लकड़ी काटना,
वनोत्पाद का एकत्रीकरण, वनोत्पाद का एकत्रीकरण। अभी कोई बोलेगा सर लिख दीजिए वनोत्पाद का। हाँ अरे बेटा कई नहीं बोलेंगे भैया, ईश्वर है ना, इनके तो सींग उगी हुई है, बोलने का मतलब है भैया ये परेशान करते, इसलिए बालक बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है सर, सुनाया नहीं दिया था सर। हाँ देखो उसको सुधार नहीं पड़ा। वनोत्पाद का एकत्रीकरण, वनोत्पाद के एकत्रीकरण से क्या मतलब भाई? सर बात तो कि पता चला अंकुश जंगल में गई और वहां पे इमली बहुत सारी गिरी पड़ी है, आंवला गिरे पड़े हैं, अरहर बहेड़ा गिरे पड़े हैं। इन्हें तुरंत दिमाग लगाया, भाई बहुत जबरदस्त चीज है, ले चलो। ऐसा करेंगे अरहर बहेड़ा और ये जो मिला के त्रिफला बना देंगे जी सर। और भाई बेचेंगे, बहुत पैसा आएगा। और हमारे गांव में ना लोग सांभर बहुत खाते हैं, इमली बहुत बिकेगी, भाई ले चलो। तो ये अपना करें। तो उसी में पता चला कि अनमोल समुद्र किनारे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई समुद्र के पानी में झरने पड़ाया है, सैलिनिटी होती है और बिना नमक खाए गुजारा होता नहीं है भाई। ऐसा करते नमक निष्कर्षण करते हैं, नमक निकालेंगे, बेचेंगे, पैसे आएंगे अपना। जो उस पैसे से अब गेहूं नहीं उगा रहे हैं, दाल चावल आटा ये सब नहीं उगा रहे हैं, परंतु नमक बना रहे हैं। उस नमक को बेचेंगे, उससे जो धन आएगा जाएंगे खरीद लाएंगे। सर नमक कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब सुनो यहां पे, तब पता चला कि अनिल कुमार समुद्र किनारे रह रहे हैं। अरे भाई नमक वमक बड़ा बनाना टेंशन का काम है, कौन 10 दिन इंतजार करेगा। हम तो भाई जाल उठाते हैं, नाव में बैठते हैं और गाना गाते हुए समुद्र में जाते हैं, जाल फेंकते हैं, खूब मछलियां पकड़ के लाते हैं और मार्केट में क्या हो गया, मत्स्य। तो ये प्रकृति दे रही है ना, प्रकृति दे रही है। अनिल ने कहा ना भाई हम बेचते नहीं है भाई, हम इनमें जा गए, पकड़ के लाए और मम्मी से कहा मम्मी जरा भून दो मछली। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, भून भी देती हूँ बॉयल भी कर देती हूँ, जो तेरा मन करे खाली। अनिल अपना भुना भी खाया, बॉयल करके भी खाया। बल्ले बल्ले, हो सकता है कि नहीं? यस, एनर्जी तो मिलनी चाहिए ना, पेट पल रहा। तो पता चला कि इतने में प्रतोष साहब उठे, मम्मी कोचिंग से पढ़ के गए, मम्मी में भूख लगी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, या जंगल में जाओ, फल वल गिरे पड़े होंगे, फल उठा के लाओ खा लो। जंगल में गए, खूब सारे आम गिरे हुए थे, जामुन गिरी हुई थी, उठा के लाए, 4-5 आम खा ली, इतने बड़े बड़े, इतनी सारी जामुन खा ली। हो सकता है क्या? तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर बिना रोटी खाए कैसे हो सकता है सर,
अरे बेटा आम क्या है, आम सोर्स ऑफ ग्लूकोज है। आप 4-5 आम खा लेते बड़े बड़े, भूख खत्म, 4-5 रोटी का जुगाड़ हो गया, है ना। वो भी पके, कच्चे नहीं, क्योंकि ग्लूकोज पके में होगा, कच्चे में नहीं होगा। कच्चे में तो 4-5 खा ले, पता चला अगले दिन खाना बंद, दांत वात पक गए, वो क्या बोलते हैं, बेकार हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे, दांत फिसलते हैं, बड़ा मजा आता है, दांत खाना खाओ यूं भागता दांत उधर। These activities are primary activities because we are getting all those things direct from the nature, है ना, नेचर से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए ये इस श्रेणी में आता है। चलिए भाई, दुनिया के क्या विभिन्न भागों में समान प्रकार की गतिविधि होती। आप देखो कि दुनिया में कहीं पे प्राथमिक गतिविधियां अधिक होती हैं। इन प्राथमिक गतिविधियों में भी कहीं पे हंटिंग अधिक होती है, कहीं पे कृषि अधिक होती है, तो कहीं पे बागानी कृषि अधिक होती है, अलग अलग, कहीं पशुपालन अधिक होता है। इसका मतलब है विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग कारक भूमिका निभाते, है ना। तो अब लिखो, आगे लिखो, परिभाषा हो गई। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। हेलो हेलो, हाँ बोलो। बेटा इस समय क्लास में हूँ, आप 8-8:30 बजे फोन करो, देन आई विल डिस्कस। तो भाई इसको जब हम मेजर ग्रुप में देखते हैं तो 3 ग्रुप हो जाते हैं। पहला हो जाता है प्राकृतिक कारक, देखो कैसे ऋषि बनी हुई है ना, ध्यान रखा करो। प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक। जब प्राकृतिक कारकों की बात होती है तो जलवायु, उच्चावच, मृदा की उर्वरता, जल की उपलब्धता, ये सब कारक भूमिका निभाते हैं। ये सब कारक विशेष रूप से जैसे कल्पना करो किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक हो रही है, जलवायु में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, यानी कि उच्च तापमान उच्च आर्द्रता वाली जलवायु जैसे कहां मिलती है, विषुवत रेखा। तो जब उच्च तापमान उच्च आर्द्रता होगी तो ऐसे क्षेत्र में वर्षा और उच्च तापमान के कारण घने वन होंगे, और जब घने वन होंगे तो बताइए वहां के लोग कौन सी गतिविधि करेंगे, खाद्य संग्रहण की। जितना अधिक वन होगा, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, विभिन्न प्रकार के फल गिरेंगे, पत्तियां गिरेंगी, जड़ होंगे, छाल होंगे, इनका उपयोग करोगे तुम्हारा काम चल गया। जैसे पता चला घूम रहे थे जंगल में, इतने मरे, देखा भाई शहद बड़ी जबरदस्त लगी, कितना बड़ा छत्ता है यार, मजा आ गया भाई,
अब पता चला कि श्रीकांत चढ़ गए छत्ते पे, बहुत पेड़ पे है। मधुमक्खी पहले अलर्ट बैठी होती, आजा भाई, आजा तू आजा। परंतु श्रीकांत भी तेज तर्रार, आखिर तो मानव है ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे तुझे। इन्होंने क्या किया बच्चों, थोड़ा बहुत धुआं करते हुए पहुंचे। तो जो धुआं करते हुए पहुंचे तो सब भाग गई। अपना काटा बाल्टी में लेके आए, मम्मी ये लो रखो, इसको अगले एक हफ्ते तक आराम आराम से खाया जाए। तो ग्लूकोज है, डायरेक्ट और शुद्ध ग्लूकोज है बेटा। पता चला कि इतना खा लो फिर नो प्रॉब्लम। तो ये सब हो गए आपके जलवायु के निर्धारण। फिर मजा सोचो, ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत उच्च तापमान मिल रहा है परंतु वर्षा बहुत कम है, जैसे मरुस्थल। तो मरुस्थल के लोग कैसे होंगे भाई, वो बेचारे नोमैडिक जीवन जिएंगे। तो क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। शिकार कैसे करेंगे, जंगल है, मरुस्थल में शिकार होता है, नुक्ता वाली बात। वे पशुपालन करेंगे परंतु स्थायी नहीं, चलवासी, नोमैडिक, यानी कि अपने पशुओं के झुंड के साथ पानी और चारे की तलाश में यहां वहां घूमते रहेंगे। कहीं पे जाएंगे, पानी मिलेगा, पशु पानी वानी पिएंगे, फिर वहीं पे कहीं जाएंगे, चारा वारा मिलेगा, पशु चारा वारा खाएंगे। तो आप कहेंगे अरे सर वो लोग क्या खाएंगे, खुद क्या खाएंगे, तो पशुओं को खा लेंगे। इसलिए मरुस्थली भागों में किसी भी व्यक्ति का धन पशु माना जाता, पशु माना जाता। कि जितना ज्यादा भाई जिनके पास पशु होंगे वो आदमी उतना ही अमीर। करे भाई अंकुश जी से मिलिए, अंकुश जी के पास भाई साहब 500 भेड़े हैं। अच्छा हाँ भाई, अच्छी कोई बात। और ये स्वीटी जी और मनीषा, अरे कुछ नहीं, 50-50 बकरी लिए घूमती रहती, गरीब गुरबे हैं, चलता है जी। क्यों भाई, हो सकता है क्या, आखिर 50 बकरी से क्या मतलब है। यानी इनके पास अधिक से अधिक कितने दिनों का खाना है, 2 से 3 महीने का। पर जिनके पास 500 भेड़े हैं, इसका मतलब है उसके पास 150-200 साल का खाना, 1.5-2 साल का, 1.5-2 साल का खाना भाई। 365 एक भेड़ काटे तो 1 से 2 दिन चलेगी आराम से। अरे बेटा जो हो सो है, कम से कम एटलीस्ट जो उसके पास प्रोबेबिलिटी है, वो फ्यूचर की क्या होती है अलग बात, कि मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ज्यादा सोच लिया कि हाँ भाई धंधा बढ़िया है, बेचा जा सकता है भेड़ पाल के। तो कुल मिला के ये है कि वहां पर अलग कहानी है। फिर जरा सोचो, पोलर एरिया में, सब पोलर जोन में जहां तापमान बहुत कम होता है, वहां पर कोई कृषि नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कुछ शिकारी जीव होते हैं। उन्हीं शिकारी जीव जंतुओं का शिकार करके वहां के लोग अपना जीवन पालते हैं। यानी हंटिंग होती है टोटली वहां पे केवल हंटिंग होती है। जैसे आप लोगों ने एस्किमो ट्राइब सुना होगा, जो ग्रीनलैंड कनाडा के क्षेत्र में रहती है, जो सील, वॉलरस, पोलर बियर, पोलर डॉग, पोलर फॉक्स, इन सब का हंटिंग करके अपना जीवन यापन चलाती है। तो वहीं तुम देखोगे नाबीम डेजर्ट में, कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन ट्राइब हंटिंग करके, वो किसकी हंटिंग करती है, ऑस्ट्रिच की, ऑस्ट्रिच की हंटिंग करते। तो इस तरह से अलग अलग भागों में विश्व के जलवायु के अनुसार
फिर उच्चावच, यस। पहाड़ी भागों में बागानी खेती बच्चों अधिक होती है, इसलिए चाय कहाँ उगाए जाते हैं? पहाड़ों में उगाए। कॉफी कहाँ उगाई जाती है? पहाड़ों में। बाद में देखोगे सेब, अखरोट, बादाम, ये सब कहाँ उगाए जाते हैं? पहाड़ी भाग। तो उच्चावच का प्रभाव। वहीं मैदानी भाग जो होंगे वहां पे क्या उगाया जाता है? फाइन सेरेल्स, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, क्योंकि इसकी उत्पादकता अधिक होती है। मृदा की उर्वरता, यस। मृदा जितनी उर्वर होती है उसमें उतना ही उत्तम किस्म के अनाज उगाए जाते हैं। मृदा जितनी घटिया होती है, इंफीरियर होती है, उसमें उतना इंफीरियर अनाज उगाया जाता है ना। तो कारण बनता है जल की उपलब्धता। भाई जल होगा तभी खेती होगी। तो जहाँ नदियां होती हैं वहां सिंचाई की सुविधा अवेलेबल होती है। किसी डैम बनाकर जहाँ मैदान होता है तो भूगर्भीय जल होता है, तो कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करके फसल उगाई जाती है। समझ गए? तो इस तरह से आप कह सकते हो कि प्राकृतिक कारक ऑलवेज इंपोर्टेंट। परंतु बच्चों प्राकृतिक कारक इंपोर्टेंट तो हैं, नो डाउट। जिनको ये कारक फेवरेबल मिलते हैं वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी। जैसे न तो अधिक उच्च तापमान हो, न तो निम्न तापमान हो, मैदानी भाग हो, मृदा जलोढ़ हो, जल की उपलब्धता हो, तो क्या होगा? खूब उत्पादकता होगी। जैसे गंगा का मैदानी भाग, सारी कंडीशन फेवरेबल है कि नहीं? ना तो अधिक गर्म, ना तो अधिक ठंडा, एकदम समतल मैदान, हाईली प्लेन, है ना। देन जलोढ़, फाइन क्वालिटी की जलोढ़ मिट्टी पूरे मैदानी भागों में पंजाब से लेकर असम तक उपलब्ध है। देन फिर जल की उपलब्धता, खूब सारी नदियां हैं, भूगर्भीय जल भी है, सतही जल भी है, एवरीवेयर। तो बताइए खेती खूब होगी कि नहीं? इसलिए खूब खेती होती है। इसलिए खूब खेती होती है तो खूब सारे लोग पाए जाते हैं। चलिए भाई, आप कह रहे तो मान लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं तो, परंतु फिर वही वाली बात होगी कि पता चला कि बाल कुमार साडा के पिताजी बहुत ही बढ़िया 50 बीघा 100 बीघा उपजाऊ खेत छोड़ के गए और पता चल रहा है कि बाल कुमार गरीब गुरबे से घूम रहे हैं। हो सकता है क्या? क्यों बाल कुमार? बाल कुमार है या गायब है? तो मैं अभी कुछ पूछा हूं, सुने नहीं हो क्या? तो भाई इतना बढ़िया खेत पिताजी छोड़ के गए, सब कुछ फेवरेबल है, फिर भी बाल कुमार गरीब क्यों है? इसका मतलब काम ही नहीं कर रहा, दिन भर बैठ के ताश खेल रहा है ना, रमी फेंट रहा है। हो सकता है मेहनत भी कर रहा हो, परंतु उसके यहाँ सिंचाई की सुविधा ना हो, मिट्टी की उर्वरता कम हो। अभी होगी धुनाई। क्या वही बोला हूं कि 50 बीघे बढ़िया खेत छोड़ के गए हैं, तो बढ़िया का मतलब क्या है? अच्छा कि ऑल द फेवरेबल कंडीशंस आर ऑलरेडी, बट क्यों है भाई? तो एक नंबर का आलसी, कुछ करना धरना नहीं चाहता, दिन भर यहां वहां आवारागर्दी करता रहता है। यानी कि प्राकृतिक कारक बच्चों फेवर में होते हुए भी यदि मानवीय कारक नहीं कार्य कर रहे हैं तो चीजें बेकार हो जाती। अब मान लो मेहनती है बालक, ठीक है,
उन्नतशील बीज का प्रयोग ही नहीं कर रहा है। इसके क्षेत्र में भूगर्भीय जल है, परंतु इसने ट्यूबवेल ही नहीं लगाया, कुआं नहीं खुदवाया। कौन कुआं वहां खुदवा, 50,000 रुपए खर्च होंगे, इसे बढ़िया थोड़ा सा आराम से घूम घाम के आएंगे, सुट्टा लगाएंगे, ठीक, ये भी तो हो सकता है। ये बताइए बच्चों, सिंचाई नहीं है आपके पास तो बारिश हुई तो बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो ठल्ले ठल्ले, बोलो, ठल्ले ठल्ले हो जाए। तो ऐसे में मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब मानवीय कारकों की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये भी 2-3 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे अवसंरचनात्मक कारक, तो इंग्लिश में क्या लिखे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल, चलो कोई बात नहीं। संस्थागत कारक, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, और राजनीतिक प्रशासनिक कारक। और संरचनात्मक कारकों से सिंपल मतलब ये होता है बच्चों कि वे सहायक कारक, वे सहायक वस्तुएं जिससे कोई कार्य हम आसानी से कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो, और उनकी हेल्प से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ज्यादा गुणात्मक काम कर सकते हैं। जैसे भाई रोटी हाथ से बना सकते हैं, बना सकते हैं, परंतु रोटी कैसी हो जाती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, है ना, हालांकि बनती बहुत अच्छी हो। फिर पतली नहीं बनेगी, वो बनेगी मोटी, परंतु वहीं पर आपके पास बेलन है, चौका है, तो बेलेंगे तो रोटी कैसी बनेगी, गोल गोल, पतली भी बनेगी। वहीं पर तवा होगा तो उस पर डाल दोगे, प्रॉपर सिकेगी। नहीं तो क्या हो सकता है भाई, तवा भी नहीं है, बेलन चौका भी नहीं है, आटा माड़ा, रोटी बनाई और आग पे ऐसे डाल दी, होता है ऐसा? हाँ, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया रोटी बनाना। इतने इतने बड़े लोहा लिया, इतने बड़े बड़े लोहा लिया, गोल गोल करके, जैसे क्या बोलते, लिट्टी चोखा, यही तो होता। ये देखिए भाई, ये क्या शो करता, परंपरागत स्थिति को, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब मानव जाता था कहीं दूर तो भाई हर जगह ये सब लेके नहीं जा सकता था ना, तो किसी से वहीं पे कंडा लिया, मतलब उपला, आटा वाटा बांधा हुआ है, खरीद लाया और फिर अपना गोल गोल बनाया।
उसी में किसी के पास लोटा वोटा है, 2-3 लोग हैं, उसी में लोटा में वो करके वो डाल दिया, दाल डाल दी, उसी में दाल पक रही, इधर अगल बगल आलू डाल दिया, अपना फटाफट सब एक साथ सारे काम हुए, आके चल दिया। परंतु वहीं यदि ये सब इंफ्रा है तो आप बना सकते हो। अब इसको कृषि में अप्लाई करो। खेत की जुताई तुम हाथ से भी कर सकते, फावड़ा उठाओ खोद डालो, खुरपा उठाओ खोद डालो, पर खुरपा से खोदोगे महीने लगेंगे, फिर गहराई नहीं आएगी, गहराई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की मिक्सिंग नहीं होगी, उत्पादकता कम होगी। वहीं मृदा जब मिक्स हो जाती है प्रॉपरली तो नमी उसमें लंबे समय तक बरकरार रहती है और उत्पादकता अधिक होती है। तो क्या चाहिए भाई? हल चाहिए जुताई के लिए। हल क्या है? बैल क्या है? ये सब सहायक कारक। वहीं पे हार्वेस्टर है आपके पास, कल्टीवेटर है। अब मान लो मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखो, ट्रैक्टर। आधुनिक समय के हिसाब से क्या करोगे? ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन है ना, थ्रेशर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये यदि हैं तो क्या फायदा होगा? फटाफट। जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, आप देखिए सिंपल, हल से जोतिए, बैल से जोतिए तो 1 बीघा खेत 1 दिन में दोनों टाइम में जुताई होती है, एक बार। आप लोग तो हल बैल से इतना नहीं देखे होंगे। और वहीं ट्रैक्टर से 2 घंटे के अंदर कम से कम 3 बार उसकी वो प्लगिंग कर दो, जुताई कर दो, एकदम मिट्टी मुलायम। और वहीं लगा दो रोटावेटर, एकदम इतनी पोली मिट्टी, बढ़िया मिट्टी बना देता। हाँ, है ना। हाँ, मतलब वो बहुत बढ़िया मिट्टी बना देता है कुछ ही घंटे में। तो मिट्टी जितनी बढ़िया होगी उतनी फसल अच्छी होगी। फसल तैयार हो गई भाई, फटाफट काटा, थ्रेसर लगा हुआ है, थ्रेसर में जाके फटाफट डाला, तुरंत गेहूं अलग, धान अलग, गेहूं में से दाना अलग, भूसा अलग, तुरंत घर में भर दिया। 3 दिन बाद बारिश हुई, नो प्रॉब्लम। परंतु वहीं पहले होता था बैल से जुता मड़ाई होती थी। ये आप लोगों ने बैल वाली मड़ाई नहीं देखी होगी शायद, देखिए। पहले बैल से मड़ाई होती थी, पूरा 1 महीना 1.5 महीना खेत में पूरा समारोह गए, खलिहान चला करता था। आप लोगों के सामने तो अब खेत खलिहान भी खत्म हो गए होंगे। आप लोगों के जनरेशन में खलिहान खत्म, क्योंकि ये तो मैं अपने बचपन में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं शहर से जब गांव गया तो मैं देखा कि खलिहान टूट रहे थे। घटना मैं 95 के आसपास की बता रहा हूँ। 95 के आसपास खलिहान टूटने लगे थे। क्या बेटा? हमारे गांव में तो अभी भी खलिहान लगता है सर। हो सकता, अब बहुत कम बचे। हाँ, ये है सर, बहुत कम बचे हैं। खलिहान क्या होता है? हाँ देखो, अब देखो ये बच्चे पूछ रहे खलिहान ये शो करता है। नहीं तो खलिहान तो बच्चों का सबसे, खलिहान ही तो बच्चों का सबसे प्रिय स्थान होता था। तो जब क्योंकि जब खलिहान में गेहूं वगैरह धान आ जाते थे तो दादा दादी बच्चों को लेके जाया करते थे वहां पे। छोटे छोटे बच्चों को, थोड़े बड़े बच्चे हुए, मान लो 15 साल के 18 साल के बच्चे, वो खलिहान में सोते थे तो आराम से आइस पाइस खूब देर तक खेला जा रहा है। चांदनी रात हो और उजाला हो, आइस पाइस खेल रहे हैं मस्ती से, बड़ा मजा आता था। दिन में छोटे बच्चे जाते थे आराम से खलिहान में, खूब भाग भाग के खेल रहे हैं, यहाँ खेल वहां खेल, वहां भाग रहे हैं। मतलब खलिहान का मतलब ये है, ये जो खेत है, यहाँ खेत में जो भी फसल लगी हुई से काट के एक पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचा देना, जहां पे वो सभी कटी हुई फसल इकट्ठा हो जाएंगी
और फिर इनकी बारी बारी मड़ाई होगी। पिटाई। पिटाई कर मड़ाई मड़ाई मतलब ऐसी एक प्रोसेस जिसमें दाने को शांत रहो। जैसे अलग करना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूसा को दाने से अलग किया जाता है। ठीक है, धान होगा तो पुआल अलग कर दोगे, गेहूं होगा तो डंठल जो होता है अलग कर दोगे। अब कंबाइन मशीन आ गया। अब उसमें देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या होती थी उस समय, एक एक 1.5 महीना चलता था काम और पता चला इतने में बारिश हो गई। कई बार खेत में खलिहान में रखी हुई फसल बच्चों सड़ जाती थी। तो कहा जाता था किसान खून का आंसू पी गया, क्योंकि कटी हुई फसल पर जब 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई, पानी पड़ जाता था ना, तो उसमें लाफे निकल आते थे, मतलब उग आता था गेहूं रखे बेकार हो जाता था, अंकुरित हो गया। ये सब पिछले बार ऐसे हो गया था इधर। हाँ, परंतु अब देखो बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण खेत तैयार, तुरंत गए फटाफट कंबाइन मशीन आई है, तुरंत काटती कट 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 काट के गेहूं अलग, धान अलग और भूसा अलग, और मतलब यूं मान लो 4-5 घंटे में तुम्हारे 10-10, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा गेहूं साफ। 3 से 4 घंटे में एक कंबाइन मशीन 30-40 बीघा गेहूं साफ कर देगी। तुरंत आपके घर में आ गई। कल को बारिश हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, बच गए कि नहीं? घंटों का काम मिनटों में हो गया, दिनों का काम घंटों में हो गया। फिर अब सोचो जल्दी से जल्दी जब खेत खाली हो जाएगा, तुम खाली हो जाओगे तो दोबारा बो दोगे। जैसे जरा सोचो, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में कई बार किसान 3 से 4 फसल ले लेते हैं। चावल की 2 फसल ले ली जाती है भाई, ये कैसे संभव है? 2 फसल। तो देखो भाई, जुलाई से अक्टूबर नवंबर एक धान तो लिया, ये कटा, नवंबर में बोया, नवंबर से मार्च गेहूं ले लिया और तुरंत मार्च के लास्ट में गेहूं काटा और फटाफट अप्रैल के फर्स्ट वीक में तुरंत 1 हफ्ते के अंदर ट्रैक्टर है फटाफट जोता और तुरंत उसमें फिर धान लगा दिया। यानी मार्च से अप्रैल से जून तक 2 महीने का साठी बोला जाता है, जिसे साठा या साठी। एंड तुरंत, हाँ, एंड तुरंत उसके बाद ये कटा, इसके बाद फिर लगा दिया। तो तभी कर पाओगे बेटा जब तुम्हारे पास ट्रैक्टर, थ्रेसर, बढ़िया किस्म का हल, ये सभी सुविधा होंगी। तो ये सब क्या है? अवसंरचना। यानी कह सकते हैं बच्चों, अवसंरचनात्मक कारकों में कृषि उपकरण, उन्नतशील बीज, देन फिर आप कह सकते हो उर्वरक, कीटनाशक, फिर भंडारण, परिवहन, ये सब चीजें उपलब्ध हो। समझ में आ रही नहीं बात? खाद है, फटाफट खेत में खाद डाला, चूंकि अधिक फसल ले रहे हो तो उर्वरता कम हो रही, तुरंत खाद डालो। उन्नतशील बीज है,
अधिक उत्पादन होगा। तीसरी बात, कीटनाशक यदि कोई कीड़े मकोड़े लग रहे हैं फटाफट उनको निपटाओ। भाई बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, बहुत आलू पैदा हुआ है, कितना आलू खाओगे? थोड़ा। और आलू कैसी फसल है, कुछ दिनों में खराब हो जाएगी। आलू उत्पादन के यदि 10-15 दिन के 20 दिन के अंदर कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंचा, खराब होने लगता है और जमने लगता है। तो भाई कोल्ड स्टोरेज में तुरंत पहुंचा दो, जब दाम टाइम आएगा ना तब इसको निकाल के बेचेंगे मार्केट। बल्ले बल्ले भाई, गेहूं गाओ, गेहूं ज्यादा है भाई, खराब हो सकता है, स्टोरेज में भेज दो। फिर क्या भाई, परिवहन, आपके पास ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, तुरंत कहां ले गए? बाजार, मंडी। आपके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, गन्ना तैयार है, फटाफट कहां पहुंचाया? गन्ना मंडी में जाता है, चीनी मिल में पहुंचाया। तो बताइए बल्ले बल्ले हो गई कि नहीं? तो परिवहन में सड़क वगैरह आ जाएंगी, ये जितनी अच्छी होती है। आज के जिन जिन राज्यों में ये सब चीजें अच्छी हैं, जैसे देखोगे कृषि उपकरण के मामले में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह ये बहुत आगे। इन राज्यों में उन्नतशील बीज का बहुत अधिक प्रयोग होता है। विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों का काफी बड़ी मात्रा में इन सबका भंडारण की सुविधा बहुत अधिक उपलब्ध है, परिवहन की सुविधा बहुत अधिक उपलब्ध है। इसलिए तुम देखोगे इस क्षेत्र के किसान काफी कंपैरेटिवली प्रोस्पेरस। इसी को जब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जोड़ोगे तो किसान आंदोलन कहां से चला, कहां मेनली सीमित था? इन्हीं राज्यों में। क्योंकि इन राज्यों के किसानों को लगा कि भाई इस एक्ट से हमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये कारक प्रभावित करते। अब इसी आधार पर नेतागिरी देख लो, राजनीति कहां घूमती है? इन्हीं राज्यों के आसपास घूमती। यहां के हर नेता अपने को किसान का बेटा कहता है, धरती पुत्र कहता है। अभी परसों पहले दिन मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो देखो मीडिया में क्या, एक धरती पुत्र चला गया। नाम चेंज करा ना, कौन सा? जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसका नाम कर रहे धरती पुत्र मुलायम सिंह एक्सप्रेस वे। हाँ वही बात। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस तरह से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन भाई दूसरा क्या है? संस्थागत कारक। ये क्या होता है? तुम लोग जो समझ रहे हो मैं समझ रहा हूं, बोलो भाई क्या संस्थागत कारक? जैसे कोल्ड स्टोर। अच्छा, और ये क्या है? कोल्ड स्टोरेज, भंडारण। पकड़ के लाओ जाए, इसकी धुनाई करूं मैं। आपका संस्थागत का कारक का मतलब होता है बच्चों इंडस्ट्री वगैरह सर। तो ब्रो, वे चीजें जो सैकड़ों हजारों सालों से कंटिन्यूअस, जैसे पढ़ते होगे कभी कभार, शादी एक संस्था है। शादी एक संस्था, पढ़ते कि नहीं? क्या मतलब निकला? संस्थागत कारक पूर्ण मतलब निकला। मैं इसको सोशल एस्पेक्ट में बोल रहा हूं, यहां क्या मतलब हुआ? सर शादी एक संस्था है, मतलब मैरिज आज से नहीं हो रही है। यस सर, लंबे वर्षों से हो रही है, सैकड़ों हजारों सालों से। माना जाता है कि जब से मानव उत्पन्न हुआ तब से मैरिज इंस्टीट्यूशन, एंड इट विल कंटिन्यू समहाउ। ये जितना ज्यादा टूटेगी उतना ही मानव सभ्यता पर संकट आएगा।
ऐसा है क्या बच्चों? कैसे? मैरिज टूटने का मानव सभ्यता पे क्या प्रॉब्लम भाई? हाँ, क्या चीज? क्यों भाई, जनसंख्या क्यों घटेगी? क्यों? देखो जरूरी है भाई, सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड है, इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। ये तो ना मानो खत्म हो जाएगी, नहीं, ये तो इट विल कंटिन्यू। तो कंटिन्यू रहेगी तो बच्चे होंगे। बात ये है बच्चों, उस बच्चे की पालने पोसने की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा पैदा होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, इट्स वेरी सिंपल। असली बात कब शुरू होती है? पैदा होने के बाद। इसलिए महान यशोदा मानी जाती है कि वो जो क्या नाम थी, क्या नाम, देवकी। कौन ज्यादा महान मानी जाती है? क्यों भाई? पाली होती है, पाली वाली। ये सर पालती है सर। हाँ, उन्हें ज्यादा कष्ट झेलने हैं जीवन के, है ना। तो यहां पर हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे एक आध बार आप लोगों को मैंने बताया ना कि जापान में आजकल लोग मैरिज नहीं कर रहे हैं। तो क्या मैरिज नहीं कर रहे तो सेक्स नहीं कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, सेक्स कर रहे होंगे। पकड़ कौन बच्चा चल रहा है हमारे को? तो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो धीरे धीरे उस देश में बर्थ रेट कम होती जाती है। बर्थ रेट कम होने लगती है तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगती। ठीक है, तो ये सब कॉज होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जोड़ो दूसरे तरह से। कृषि में कौन से संस्थागत कारक हैं? जैसे भूमि का मालिकाना हक। तुम कहीं पर भी खेती कर लोगे क्या? वेल डिफाइंड एरिया है भाई। आप रूरल एरिया में जाओ तो वेल डिफाइंड एरिया है, वहीं पर आप खेती कर सकते हो। और यदि बेटा दूसरे के एरिया में गए तो जान भी चली जाती है। बोलो है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए देखो गांव में मेड़ होते, डिवाइडर लगे होते। भैया तुम्हारा उधर है, वहीं पर है ना, इधर मत आ जाना, आ गए तो टांग काट के ना फेंक दूंगा। हर व्यक्ति का अपना एक डिफाइंड एरिया होता है। क्यों डिफाइंड है भैया? क्यों डिफाइंड है? तो तुम एक स्टेटमेंट से समझ सकते हो। एक स्कॉलर ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि किसी भी व्यक्ति को भूमि के मालिकाना हक के साथ भूमि दे दो तो अगले 20 वर्षों में बेकार से बेकार भूमि को उपजाऊ बना देता है। लाइन पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक के साथ बेकार से बेकार भूमि दे दो 20 सालों के लिए, उसे उपजाऊ बना दे। तो वहीं बढ़िया से बढ़िया भूमि बिना मालिकाना हक के साथ किसी व्यक्ति को दे दो तो बेकार बना के छोड़ देते। ये तो बहुत बड़े स्कॉलर की कोटेशन है बेटा। क्योंकि आप लोगों को यहाँ मतलब नहीं है, ऑप्शनल वगैरह में कहीं कहीं यूज होता है। ध्यान रखो तो ऐसे में काम आ सकता है। सर जैसे में सर समझ में नहीं आता। क्यों भाई? कौन पूछ रहा है? कौन? क्या नाम है? प्रेम। प्रेम बेटा डंडे से पिटाई करूँ। गांव देहात में कभी गए हो कि नहीं? सर बटाई वगैरह होता उसके
हाँ देखो पिटने के नाम सब काम कर रहा है दिमाग धीरे धीरे। जब पिटने की बात आई है ना तो दिमाग काम करने लगा। बेटा भारत के संदर्भ में विशेष रूप से सोचो, भारत में भूमि केवल पेट भरने का स्रोत नहीं होती, केवल आर्थिक स्रोत नहीं होती है, सामाजिक स्रोत, सोशल स्टेटस भी होता है। अरे भाई साहब 100 बीघे के काश्तकार हैं भाई साहब, बहुत मोटी पार्टी, पता है कि नहीं, जमींदार टाइप के हैं भाई साहब, मामूली बात कर रहे हो तो इसीलिए मर्डर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जहां भूमि आर्थिक और सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तुम्हें भूमि खराब से खराब मिल जाए तो बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करते। भूमि भी इन्वेस्टमेंट मांगते, ध्यान रखना। कहा जाता है ना, धरती मांगे खून, सुने होगे डायलॉग, है ना, खून पसीना मांगती बेटा। क्यों? धरती मान लो ये उभर खाबर है, मेड़बंदी नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे? यहां पे प्रॉपर मेड़बंदी करोगे, भाई खेत मेरा, मेहनत कर रहे हो तुम। कई बार बच्चों हम मेहनत आज के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ कब के लिए करते हैं? फ्यूचर का मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने नाते पोतों के लिए। गांव देहात में देखो कई बार बड़े बूढ़े बोलते रहे भाई हम कर जा रहे हैं, नाती पोते खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, है ना। देखो कई बार बड़े बूढ़े लोग बोल लगा दे रहे हैं पेड़ पौधे, बड़े होंगे नाती पोते खाएंगे। हमने भी कौन सा लगा रखा था, हमारे दादा ने लगा रखा, तभी तो हम खा रहे हैं। बात तो सही। आदमी कई बार अपने जीवन काल में अपने सुख सुविधाओं को कई बार जब नहीं प्राप्त कर पाता तो उन सुख सुविधाओं को, आनंद को अपने बच्चों में देखता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है बेटा अपना, कब रिटर्न होगा? नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो अब इसने उबड़ खाबड़ मिट्टी थी, लेवलिंग करा दी, क्योंकि उसे पता है ना मेरे बाद किसकी है, मेरे बेटे की, उसके बाद किसकी है, उसके बेटे की, मेरे पोते की, नाती। लेबलिंग करा दी, फेंसिंग करा दी। यहाँ पे जानवर बहुत सारे आते थे, यहाँ पे फेंसिंग करा दी। फिर पता चला यहीं पे ट्यूबवेल लगवा दिया, और यहीं पे पता चला श्रीकांत ने एक मड़ैया सी बना ली। यहीं पे सो रहे हैं, यहीं पे खा पी रहे हैं। मैडम से कह दिया तुम ऐसा करना ना, खाना वाना वहीं खेतवा पे लेके आ जाना, है ना। मैडम अपना रोटी वोटी लेके पहुंच रही हैं, अपना यहीं खा रहे हैं, खेत वेत देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कुछ दिनों में क्या हुआ? इट बिकेम वेरी फाइन लैंड। सर भूत भी खड़ा कर दिया जाता है, और तुम्हारे जैसे लोगों को भगाने के लिए भूत खड़ा कर दिया जाता है। बेटा जब बोल रहा हूं यहाँ फेंसिंग कर दी गई, भूत किस लिए भगाने के लिए? जानवरों को भगाने के लिए होता है। ठीक है। अब ये कहे कि सर मुझे तो जानवर बना दिया, एक ही गलत बात है। तो बेटा यहाँ पे फेंसिंग कर दी गई ना, इन्वेस्टमेंट इसने कर दिया। तुम लोग गांव देहात में देखना कई बार लोग गन्ना लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो उसका चारों ओर से हल्का हल्का घेराबंदी कर देते हैं ताकि कोई गन्ना चीज ना चुराए, और कई चीजें होती है ना, जानवर ना जल्दी आए। नाउ इट बिकम प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव। अब जरा दूसरी कहानी देखो, यहीं बगल में एक बढ़िया खेत है, फेंस्ड है, सब कुछ, ट्यूबवेल है, ये है वो है। पता चला कि अनमोल साहब अंकुश मैडम को 1 लाख रुपए सालाना रेंट पे दे दिए। मैडम मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, चाहे इसमें 10 लाख उगाओ।
हमें मतलब नहीं। अंकुश मैडम ने कहा बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है, इन्हें सब कुछ बना बनाया मिला, फेंस वगैरह सब कुछ, परंतु उन्हें पता नहीं कि अगले 5 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या रहेगा। इस खेत में अधिक से अधिक उगाओ, अधिक से अधिक उगाओ। अनयूजुअल पता चला फर्टिलाइजर डाल रही हैं, पता चला कि ये, और नहीं मौका लगा कि ये भैया तार वार लगा हुआ, क्या पता 2 साल बाद ये फिर खेत विड्रॉ कर ले, इतना तार भी काट के बेच दिया, हो सकता है कि नहीं। ट्यूबवेल चल रही है, ट्यूबवेल इनकी लगवाई हुई थोड़ी ना, ट्यूबवेल चल रही है, पानी भर रहा है ये, क्योंकि 1 लाख रुपए सालाना दे, इसका मतलब 5 लाख निकालने की कोशिश करेंगे। तो खेत में क्या होगा, कुछ दिनों बाद खेत एग्जॉस्ट कर जाएगा, तो बेकार होगा कि नहीं। तो मालिकाना हक बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, और पढ़ोगे आप लोग तो पता चलेगा भारत में 3 प्रकार के मालिकाना हक थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी। 3 थे ना, जी सर, 3 जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, 3 तरह के। और इसमें सबसे अधिक शोषककारी कौन थी, जमींदारी। जमींदारी थी सबसे बड़ी शोषककारी। ये शोषककारी क्यों थी, क्योंकि इसमें बिचौलिए थे। इसलिए देखोगे स्वतंत्रता के तुरंत बाद सबसे पहले जमींदारी एक्ट लाके इसे एबॉलिश किया गया। मालवाड़ी में पहले ही वो किसान तो खेत का मालिक है, वो टैक्स किसको दे रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट। शोषणकारी वो भी है क्योंकि उसमें भी टैक्स ज्यादा है, बट इसमें टैक्स और भी ज्यादा है। इसमें रहमो करम किस पर है, जमींदार पर, यानी किसान जो है वो उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं है। नाराज हुआ तो जमींदार किसी दिन भगा देगा, चल वक्त बदतमीज, नमस्ते नहीं किया, सुबह के टाइम में जा रहा था वहां पे, तो अच्छा नमस्ते नहीं किया, कैसे, बिल्कुल जरा सी बात पे बेटा यूं हो जाया करता था कि सुबह के टाइम में जा रहा था उधर, और तू, मैं देखा हूं कि तू उधर बड़ा बतिया रहा था श्रीकंतवा से, अच्छा चल यहां से। अब सोचो, नहीं तुरंत हटाया तो दूसरे तरह से बात करने लगा। बड़ा आजकल वो ऐठा सा है, चढ़वा दो भैंस उसकी। रात में पता चला आग लगवा दिया। मूवी में देखते हो एक आध पर। तो शोषणकारी, तो ये बच्चों बहुत ज्यादा। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम लाया गया, जिसमें चकबंदी वगैरह की गई, भूमि का जोत का आकार निर्धारित किया गया कि भाई इतना जोत होगा, हदबंदी की गई। हदबंदी मतलब अपर लिमिट बांध दी गई कि किसी व्यक्ति के पास इससे ज्यादा भूमि नहीं होगी। जैसे कई बार पहले क्या था जमींदारी के क्षेत्र में कि ये साहब है ना, इनके पास 1000 बीघा खेत है, बाकी सब बेकार है, सब जीरो, तो तुम्हें कितना 200 बीघा लो और 800 बीघा दो, बांट दो इन सब में, 1000 लोगों में, समझे। तो इस तरह से भूमि सुधार कार्यक्रम लाया गया। भूमि सुधार के द्वारा फिर क्या किया गया, चकबंदी की गई, अन्य बहुत सारी चीजें। ठीक है, तुम्हारी इकोनॉमी में है टॉपिक, सेकंड पेपर में इकोनॉमी, सेकंड है थर्ड में, सेकंड में ना, थर्ड में, तो जहां पे वहां पे है। तो चलो खैर, तो ये आप यहां पे आप समझ सकते हैं संस्थागत कारक। फिर बच्चों राजनीतिक प्रशासनिक कारक, ये भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं भाई। आप जरा सोचो, कीटनाशकों, भंडारण, परिवहन, ये बहुत सारी सुविधाएं कौन डिस्कस वो करेगा। और हाँ, इसे में तो एक छूट गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंचाई
यहाँ पर नोट कर लो भाई, इसके बिना सब अधूरा है, तो बिना दूल्हे के बारात हो गई। तो सिंचाई, ये बताओ नहर कौन विकसित करेगा, सड़क कौन बनाएगी, सरकार। आप नहीं बना सकते नहर, ये सड़क। उपलब्धता नहीं आएगा। क्या बेटा? एक हेडिंग है तो प्रभु पॉइंट जल की उपलब्धता, तो सिंचाई तो उसमें आ जाएगी ना। जल की उपलब्धता, ये तुम्हारा यहाँ पे बेटा बड़ा सा पौंड है, ये बड़ी नहर है, ये बड़ा खेत, ओ नदी है, खेत तुम्हारा यहाँ है, कैसे पानी पहुंचेगा, कैसे पानी पहुंचेगा? इस नदी पर डैम बनेगा, इस डैम बनने से यहां पर नहर निकलेगी, खेत में तुम्हारे पानी पहुंच गया। पर डैम कौन बनवाएगा? तुम तो नहीं बनवा सकते ना तुम्हारे इतना पैसा है, ना तो तुम्हें अलाउ है, परमिशन है। दोनों बातें। जैसे इस चीज को देखो, पंजाब में उन्नति कब आई? जब भाखड़ा नांगल डैम बना। भाखड़ा नांगल डैम बनने से न सिर्फ जल विद्युत उपलब्ध हुई, बल्कि उससे बहुत बड़ी बड़ी अनेक नहरें निकाली गई। नहरों के निकलने से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंग नहर बनने से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। और अल्टीमेट बल्कि उसका फायदा यह हुआ कि हरित क्रांति की जब बात हुई तो सबसे पहले यही क्षेत्र हरित क्रांति के अग्रगामी बने। समझे? भाखड़ा नांगल डैम नहीं बनता ना तो पंजाब हरियाणा की ये मतलब कृषि में इतना माइलेज मिलना बहुत मुश्किल था। क्यों? बिजली के बनने से देखो क्या फायदा हुआ, भंडारण को फायदा मिला कि नहीं? इससे एक फायदा और होता है, कृषि से छोटे छोटे उद्योग डेवलप हो सकते हैं, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सकता है। ये भी तो हो सकता है। तो किसान को अधिक से अधिक फायदा हुआ कि नहीं? तो इस वजह से तो अच्छा, ये उन्नतशील बीज आए, ये सिंचाई इनके लिए बहुत जरूरी थी। ये कहा जाता है कि भूखे नंगे टाइप के बीज थे, अधिक प्यासे अधिक भूखे, इनके बारे में कहा जाता है अधिक प्यासे अधिक भूखे। अधिक प्यासे से मतलब बार बार सिंचाई करो, और अधिक भूखे से मतलब अधिक अधिक फर्टिलाइजर डालो। तो भाई होना जरूरी है ना। ये देखो, अधिक भूखे हैं, अधिक प्यासे हैं, परंतु अधिक कमजोर है। वो वाली बात हो जाती है ना, कई बार किसी बच्चे को ज्यादा ध्यान रखा जाता है तो एकदम कमजोर है, कोई मोहल्ले मार गया, तो भाई उसके लिए सुरक्षा क्या, सुरक्षा गार्ड बिठा दो। तो इनका गार्ड कौन है? कीटनाशक। अब इन सब चीजों का आपने खूब दिया, प्रयोग किया, उत्पादन हुआ, कहां पे भेज दिया? किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। समझे? तो सब लिंक है ना बेटा। ये सब कैसे हो पाया? तो भाई स्वतंत्रता, चूंकि यहां पहले ही मालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी, यानी भूमि का मालिकाना हक है। तुरंत इस पंजाब में उस समय ज्वाइंट पंजाब था, हरियाणा पंजाब दोनों एक ही था। उस समय वहां के एक सीएम आए थे कैरो 50s में, उन्होंने तुरंत चकबंदी कार्यक्रम को बहुत ढंग से लागू किया। यूपी में एक मुख्यमंत्री थे, किसान नेता कहलाते हैं, क्या नाम? चौधरी चरण सिंह। उन्होंने चकबंदी वगैरह हथबंदी कराई। समझे? जिसका परिणाम हुआ लोगों के पास एक जगह भूमि मिल गई, अधिक से अधिक ध्यान दिया,
उत्पादकता बढ़ी, बल्ले बल्ले हो गया कि नहीं। तो अंत में सब निर्णय कौन ले रहा है? नेता ले रहे हैं, प्रशासन राजनीति ले रही है, और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी। तो कैरो ने जब वहां पर निर्णय लिया, उन अधिकारियों को मोबिलाइज किया, बे जाके तुरंत सबके एक जगह सबकी भूमि बांट, एक जगह कर दो, कंसोलिडेट कर दो। भूमि एक जगह कंसोलिडेशन का बहुत फायदा होता है, चकबंदी का। जैसे मान लो आपके पास 20 बीघा भूमि है, परंतु गांव में 2 बीघा यहां पे है, 3 बीघा यहां पे है, 1 बीघा यहां पे है, 4 बीघा यहां पे है, 2 बीघा यहां पे है। होगी, हो सकता है तुम्हारी भूमि, हमारी भी है। अब फिर क्या फर्क, इसका नुकसान? सिंचाई की सुविधा के लिए निर्भर रहना पड़ेगा बगल वाले भैया पे। बगल वाले भैया से पाइप लो, पाइप लेने से पहले 4 बार दुआ सलाम करो भैया, और भैया पाला, है ना। चाहे तुमने ऐठ मारी भैया, अच्छा बताऊंगा इसको, खेत लग सीधे डाले तो सही बोल रहा, आए तो सीधे बताऊंगा इसको। जाओगे भैया पानी चला दो, अरे डीजल नहीं है, थोड़ा सा डीजल लेके आता हूँ, थोड़ा मना नहीं करेंगे, उतना ही प्यार से बोलेंगे। नहीं तो इंजन की बेरिंग, अरे ठीक तो लग रहा, अरे तुमके पता है वो उसका बेरिंग थोड़ा सा ढीला हो गया, मिस्त्री को बुलाओ। 3 दिन मिस्त्री नहीं आएगा, इतने फसल सूख गई। परंतु यही सोचो बच्चों, आपके पास 15 ही बीघा है, परंतु एक जगह पे है, तो भूमि का मालिकाना हक हो ही चुका है ना। फेंसिंग करा दोगे और संरचनात्मक सुविधाओं को डेवलप करोगे, बम्पर उत्पादन होगा। जैसे पंजाब हरियाणा में देखते थे, पंजाब में लैंड कंसोलिडेशन सबसे अच्छा हुआ, हरियाणा में भी सबसे अच्छा हुआ। इसलिए देखो कि पंजाब में ज्यादातर किसानों की भूमि एक जगह ही मिलती है। क्यों अंकुश? जी सर। तो वहां पे भाई जिसका 20 बीघा सारा एक ही है अपना, वहीं पे अंकुश जा रही हैं, पापा वापा वहीं पे होंगे, भाई वहीं पर खाना वाना लेके जा रही, खाना वाना खिलाया, चलो बैठ, है ना। ट्यूबवेल व्यूबेल लगा हुआ, आराम से घूम घाम रहे, सब चल जाए, सबका फायदा। तो ये सब चीजें प्रभाव डालते हैं। इसीलिए बच्चों यूपीएससी में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ, लिखो, पर्याप्त जल और उपजाऊ मृदा की उपलब्धता के बावजूद भी हरित क्रांति पूर्वी भारत से आगे निकल गई। पूर्वी भारत से आगे निकल गई, यूपीएससी में आया हुआ आपका। क्या मतलब भाई? जैसे हरित क्रांति के आने से देश में फसलों में उत्पादन की वृद्धि हुआ। एक क्वेश्चन और लिखो, भारत के अनेक क्षेत्रों में आज भी कृषि संस्थागत
भारत के अनेक क्षेत्रों में आज भी कृषि संस्थागत कारकों की जकड़ में है। संस्थागत कारकों की जकड़ में है। जकड़ में है। क्यों बच्चों, जरा सोचो। ऐसा है क्या? दिमाग गर्म हो गया सोचते हो, फिर एक अगला क्वेश्चन लिखो। अंग्रेज बागान मालिकों ने चाय की खेती संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में विकसित करने की कोशिश की। परंतु यह दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे परंतु असम एवं दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे नहीं निकल सके। सोचिए भाई, क्या ये सब इस फ्रेम में बैठ सकता आंसर कहीं? पहले वाला सोचो, क्या है पहला? पहला क्वेश्चन, पर्याप्त जल और उपजाऊ मृदा की उपलब्धता के बावजूद हरित क्रांति पूर्वी भारत से आगे निकल गई। कारण सही बताएं। यानी कि पूर्वी भारत से मतलब क्या? वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है ना, उड़ीसा वगैरह, झारखंड, इन क्षेत्रों में पर्याप्त मिट्टी है, पर्याप्त उपजाऊ मिट्टी, खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया मिट्टी है। बारिश भी खूब होती है। पर्याप्त जल की उपलब्धता का मतलब यहां पे क्या है? बारिश होना। परंतु हरित क्रांति यहां पर नहीं विकसित हो पाई, आगे फैल पाई। इससे आगे निकल के कहां चली गई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आपके राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग, गंगानगर, इस क्षेत्र में चली गई। क्यों भाई? मैंने अभी बोला ना कि प्राकृतिक कारक बच्चों महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु मानव जब ठान ले ना बच्चों, तो दुनिया में कोई बाधा नहीं होती। यानी कि इन क्षेत्रों में संस्थागत कारक और संरचनात्मक कारक, राजनीतिक प्रशासनिक कारक यानी मानवीय कारक सही से कार्य नहीं किए। स्वतंत्रता के बाद जो इन क्षेत्रों में भूमि का सही वितरण होना चाहिए, क्योंकि यही क्षेत्र क्या थे? जमींदारी प्रथा के क्षेत्र से थे। भूमि सुधार कार्यक्रम सही से लागू नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप
बहुत कम भूमि का मालिकाना हक बहुत से लोगों को मिल पाया, और उसका प्रभाव आज भी तुम लोग देख सकते हो। बिहार में खासकर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स हैं, समझे। एक कम्युनिटीज है, भूमिहार कम्युनिटी, सुना होगा भाई, कोई हो तो डोंट टेक अदरवाइज। जी सर। भूमिहार कम्युनिटी होती है बिहार में, जनरली दे आर लैंड होल्डर्स, बिग लैंड होल्डर्स। आज भी ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, 1,000 2,000 बीघा खेत है ना। सर हमारा घर जमींदारी है, जमींदार है जो है उतना बीघा 1,000 बीघा। किसकी है बेटा? जमींदारी कराना होता सर। हाँ मतलब देखो उड़ीसा में बेटा, नहीं सर, बिहार में। बिहार छपरा जिला। छपरा जिला। छपरा जिला। क्या नाम आपका? अमृता सर। देखो 1,000 भी, अमृता के 1,000 बीघे का इसका मतलब ये है कि बहुतों को, सुनो भाई शांत रहो, इसका मतलब बहुतों को भूमि नहीं मिली होगी। बहुत, अरे भाई शांत हो जाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है साफ, शांत हो जाओ, मुझे बोलने। तो बहुतों को भूमि नहीं मिलेगी, मिली होगी। अब अमृता ये बताओ बेटा कि तुम्हारे घर में कितने लोग अब खेती करते हैं? सर कोई नहीं करता, बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। देख हाँ मैं, हाँ दे दिया नहीं दिया, बो गया, ठीक है, पड़ा है, कोई बात नहीं, यही कुछ होता होगा मैं जहां तक समझ रहा हूं। क्योंकि आपके घर में ज्यादातर मेंबर हो सकता है मेल वगैरह, ज्यादातर फैमिली मेंबर बाहर अब सेटल्ड हो गए होंगे। क्यों? ज्यादातर बाहर सेटल्ड हो गए। अब जो बच्चे बाहर पढ़े, अब वो बाहर जॉब कर रहे हैं, तो क्या खेती करने आएंगे? अब चूंकि दादा परदादा का खेत है, उनकी एक अपना स्टेटस है, तो मेंटेन भी रहना चाहिए, तो वो उस रूप में बिक भी नहीं सकता है, बेचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि गांव देहात में उसका सोशल बड़ा वो होता। रे भाई अमृता के भाई भाई सब बेच के खा गए सब खेतवा, बहुत सब भाई साहब पहले क्या उनके रुतबे थे, सब बेच के एकदम लड़के महान निकट्ठू निकले। होता है कि नहीं कई बार? क्यों बच्चों? तो अब यहाँ पे दो बात देखो, अब यहाँ पे दो बात देखो। अमृता के यहाँ जो खेत है, उस खेत की जो उत्पादकता है, उत्पादन क्षमता है, उसका सही से उपयोग हो पा रहा है? यदि मान लो यही 50-50 बीघा, 20-20 बीघा किसी सबके पास होता, तो हो सकता सब जान लगा के उसमें काम करते ना, कि भाई मेरा पेट भरेगा। बटाईदार को मालिकाना हक नहीं मिला, मैंने इसलिए पहले लाइन बोला था, बटाईदार को मालिकाना हक नहीं मिला, तो वो क्या उगा रहा है? ठीक है उगा दे, कुछ मिल जाएगा उनको भी, कुछ अमृता ले जाएंगे, कुछ हम ले जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता बच्चों। इसीलिए तुम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखोगे, जिन जिन क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का ठीक से उन्मूलन नहीं हुआ, भूमि का वितरण नहीं हुआ, स्वतंत्रता के बाद वहां पर कृषि का विकास सही से नहीं हो पाया, संरचनात्मक सुविधाओं का भी सही से विकास नहीं हो पाया, कृषि में निवेश नहीं हो पाया, तो उत्पादकता नहीं बढ़ पाई। कृषि में उत्पादकता नहीं बढ़ी बच्चों, तो उद्योग का विकास भी नहीं हो पाया। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, कृषि में उत्पादन बढ़ता है तो हमेशा कृषि आधारित उद्योगों को जन्म देता है। जैसे तुम देखो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? तो वहां पर कृषि आधारित हो जाता है, कृषि में अधिशेष हुआ,
हमेशा ध्यान रखना, कृषि में जब अधिशेष होता है तो उद्योगों को जन्म देता है, कृषि में अधिशेष होता है तो शहरीकरण को बढ़ावा देता है। बढ़ावा मिलता है। समझे? इसलिए देखोगे इन राज्यों में एवरेज शहरीकरण का परसेंटेज ऊंचा है। यस सर। इन सभी गहराई को समझना हो। अब जैसे मान लो इस एरिया में बहुत अधिक अब वो हो रहा है, चावल हो रहे हैं, तो पता चला प्रतोष देख रहे हैं भाई चावल बहुत हो रहा है, ऐसा करते हैं एक चावल राइस मिल लगा देते हैं, हो सकता? तो राइस मिल लगने का मतलब उद्योग लग गया। कोल्हू लगाएंगे फिर। हाँ, इस एरिया में जाओगे तो कोल्हू खूब मिलेंगे, गन्ने खूब होते हैं तो कोल्हू लगा, तो 50 लोग भाई कोल्हू पे काम कर रहे हैं, है कि नहीं? 5 लोग उसमें गुड़ बेच रहे हैं, है कि नहीं? तो कितना रोजगार का सृजन हुआ। अब इस एरिया में, इसलिए पूर्वी भारत में देखोगे कृषि में विकास हुआ नहीं, उद्योग लगे नहीं, जनसंख्या वृद्धि तो होती रही। इसीलिए तुम एक खास पैटर्न देखो, माइग्रेशन टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टुवर्ड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। कभी देखो पैटर्न, माइग्रेशन का पैटर्न है ना बेटा इंडिया में, तो यहीं से कहानी खुलती है। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या गुरुजी बोले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ माइग्रेशन कहां से होता है? वेस्ट टू वेस्ट। बिहार, वेस्ट बंगाल से किधर? टुवर्ड पंजाब, टुवर्ड हरियाणा, टुवर्ड गुजरात, टुवर्ड महाराष्ट्र, टुवर्ड्स दिल्ली। यस, नहीं जानते, जाना करो। सर साउथ तक चले गए हैं सर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर तक चले गए। अभी ये हो रहा है कि भाई वोटर की लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है। तो इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दैट रीजन। समझे? ये सब पैटर्न होते हैं। अब यहां पर संस्थागत कारकों में सुधार हुआ नहीं, तो परिणाम ये हुआ सिंचाई की सुविधा विकसित नहीं हुई। सिंचाई की सुविधा विकसित नहीं हो पाने के कारण उन्नतशील बीज का प्रयोग तुम कर नहीं सकते हो। उन्नतशील बीज नहीं प्रयोग करोगे तो उर्वरक वगैरह का प्रयोग नहीं होगा, तो कृषि ओवरऑल कमजोर रहेगी। इसलिए हरित क्रांति इस एरिया में नहीं हुई। यही अपोजिट इस एरिया में देखोगे, स्वतंत्रता के बाद यहां पे जमींदारी प्रथा तो यहाँ के ठीक नहीं थी, तो कुल मिला के जो भी भूमि सुधार कार्यक्रम हो सकते थे फटाफट किए गए, और तुरंत 1959 में भाखड़ा नांगल डैम बना और अनेक नहरें निकाल के सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। तो ज्यों 1960 के दशक में हरित क्रांति अमेरिका और मैक्सिको वगैरह में अप्लाई हुई, तो तुरंत वो परिस्थितियां हमारे यहां भी इन क्षेत्रों में देखी गई। अजीम खान बंद कर लो माइक। तो तुरंत उसको अप्लाई कर दिया गया और ये क्षेत्र बहुत आगे निकल गया। MS स्वामीनाथन के उसी में निर्देशन, तो उसको समझना होगा बेटा। हरित क्रांति की जकड़ में, उसमें संस्थागत कारकों की जकड़ में, यस, भारत का बहुत बड़ा भाग आज भी ये यही राज्य नहीं बेटा। इधर जब जाओगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में रेड्डी सुना होगा आप लोगों ने, रेड्डी कम्युनिटी, उनके पास बड़े बड़े लैंड होल्डर्स, जैसे बिहार में भूमिहार, वैसे वहां पर रेड्डी, दे आर बिग होल्डर्स ऑफ लैंड, and if again uneven distribution of land.
तो यहां पे भी नहीं हो पाया भाई। तो जहां जहां नहीं हुआ सही से वहां कृषि आज भी जकड़। ठीक है, इस सेंस में सारी बातें सोचा करो कभी। तो कारकों का फर्क पड़ता है कि नहीं बच्चों? हाँ, ये सही बात है। तो एक क्वेश्चन लिख के लाना। ठीक है, हाँ, तो चला जाए सभी देवता। चलो फिर, ओके बाय बाय बच्चों, बाय 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 गुड नाइट बाय, सर। गुड नाइट। मनीषा को जब तक रिप्लाई ना करो